हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा हमने शुरू किया था इनहेरिटेंस का, वी स्टडीड जेनेटिक्स। हमने पहला पार्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रो लिया था, है ना। गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट वेरी टॉपिक, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपकी एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन के बाद पहला दिया। So open up your books, go to page number 54. It's given topic 4.1, Mendel's law of inheritance. We'll study who is Mendel, what are the laws, what is inheritance. We have already covered in the introduction. तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। चलिए, let's begin बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए। It was during the mid 19th century. Oh my God, so old. That time we were struggling for our independence, right? That headway was made in understanding of inheritance. Headway was made मतलब कहते नहीं है कि इसमें मैंने अपना सिर डाला है, अब तो मैं ये करके ही रहूंगा, ठीक है। सो द हेडवे वाज मेड टू अंडरस्टैंड inheritance. Gregor Mendel was a scientist, right? Gregor Mendel जी साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने अपना सर डाला था इस मुद्दे में कि मैं inheritance के बारे में जान के रहूंगा। कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पुराने ह्यूमंस ने 8000 टू 1000 बीसी में ये चीज तो फिगर आउट कर ली थी दैट देयर वर सम फिजिकल कैरेक्टर्स दैट वर बीइंग पास्ड एंड आल्सो चेंज्ड ओवर जनरेशंस। तो उन्हें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी और हाइब्रिडाइजेशन करनी तो आ गई थी। सो उसी हाइब्रिडाइजेशन को करते हुए मेंडल आगे बढ़ा, ठीक है। उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे किस पे? गार्डन पीस, सिंपल मटर के प्लांट पर, ठीक है। फॉर 7 years, for this long years he kept on working. From 1856 to 1863 he was working on the same and proposed the laws of inheritance in living organisms. अब जैसे जैसे वो ओवर द 7 years देखता रहा कि अच्छा ये चीज पास हुई, ये चीज एक्सप्रेस हुई, ये चीज तो दिखी ही नहीं, अच्छा ये कैरेक्टर इस प्लांट में तो था, ओ नेक्स्ट जनरेशन में तो ये कैरेक्टर आया ही नहीं। तो अपने विजुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने क्या दिए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कंसिडरिंग कि ऑलमोस्ट लॉज इनहेरिटेंस के सभी ऑर्गेनिजम्स पर यही फॉलो होते होंगे, ठीक है जी। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, मेंडल जब ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था ओवर द 7 years इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स कि क्या चीज आगे जा रही है, क्या चीज नहीं जा रही है, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स वर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। तो इसका मतलब उसने जो लॉज निकाले उसमें सिर्फ और सिर्फ बायो नहीं थी, उसमें थोड़ी बहुत ही उसने मैथमेटिकल एनालिसिस भी करी कि लेट्स सी अगर मैंने 4 प्लांट्स ब्रीड कराए, ठीक है, तो अगली जनरेशन में मुझे 8 मिले लेट्स से, तो देखता हूं कि मैं 8 में कितने आए, तो नंबर्स जहां आ गए वहीं पर किसकी बात आ गई? मैथ्स की। तो यहां ग्रेगर मेंडल ने बायोलॉजी के साथ क्या जोड़ी? मैथ्स, एक प्रूफ रिजल्ट्स देने के लिए, क्योंकि अदरवाइज कोई उसके एक्सपेरिमेंट को कंसिडर ही ना करता। तो प्रूफ देने के लिए उसने ये चीज इंकलकेट करी, राइट। His experiments had a larger sampling size, क्योंकि उसने खूब सारे प्लांट्स लिए थे, ठीक है, which gave greater credibility to the data that he collected. क्योंकि अगर वो एक दो प्लांट्स लेकर ही अपना रिजल्ट शो कर देता तो लोग बोलते कि ये तो एक आधी चीज पर ही हुआ है। So that is why उसने सैंपल बड़ा लिया ताकि people could trust his experiments. Okay, so ज्यादा credibility रहे। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो भी रिजल्ट्स उसके एक्सपेरिमेंट से आए ओवर द सक्सेसिव जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती चली गई, उन्होंने ये प्रूव कर दिया दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो धीरे धीरे ये बात कंफर्म होती चली गई कि एक्चुअली जो वो कर रहा है वो हमारे बेसिक रूल्स है इनहेरिटेंस के, एंड रादर देन बीइंग अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज। अनसब्सटैंशिएटेड का मतलब है यहाँ पे विदाउट प्रूफ। अब वो तो ऑलरेडी मैथमेटिकल एनालिसिस लगा रहा था, सब चीजें उसने लिया हुआ था, तो उसके पास प्रॉपर प्रूफ थे अपने रूल्स को जनरलाइज करने के लिए। बल्कि कोई ऐसे ही नहीं थे कि ऐसे ही वो बोल रहा है बिना किसी बेसिस के, नहीं, उसने सब कुछ करके दिखाया, सब कुछ एनालाइज किया, सब कैलकुलेट किया, पूरा चार्ट और रिजल्ट बनाया। ओके,
मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट्स, उसने कैरेक्टर्स देखे गार्डन पी प्लांट्स में दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू ऑपोजिंग ट्रेट्स। कौन कौन से लिए? जैसे एक प्लांट उसने टॉल ले लिया तो दूसरा ड्वार्फ ले लिया, सिमिलरली एक प्लांट येलो सीड्स के साथ ले लिया, एक ग्रीन सीड्स के साथ ले लिया। तो हमेशा उसने ऐसे प्लांट सिलेक्ट किए जिनके ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, ऑपोजिट ट्रेट्स थे एक ही कैरेक्टर के। नाउ लेट मी टेल यू दिस वर्ड ट्रेट्स इफ यू डू नॉट नो। कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ की बात की है तो इनका कैरेक्टर क्या है? हाइट। लेकिन हाइट दो तरीके की हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। तो ये क्या है? ट्रेट। ओके, this allowed him to set up a basic framework of rules। basic rules का उसने एक पिटारा पूरा सेट कर लिया एंड इनहेरिटेंस को गवर्न किया कि इसी रूल के बेसिस पे इनहेरिटेंस होगी, ठीक है, which was expanded on by later scientists, और बाद में साइंटिस्ट ने उसको एक्सपैंड कर दिया टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस, की जितनी भी नेचुरली चीजें हमने देखी जो भी है सब चीजों के बेसिस पे, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिट इन देम, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से वो आगे चल रहे हैं, क्या इनहेरिटेंस हो रही है। तो शुरुआत हमारे मेंडल ने की, उसके बाद आगे धीरे धीरे साइंटिस्ट उसमें चीजें ऐड ऑन करते गए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। ओके, Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several true breeding pea lines। True breeding pea lines का मतलब, for example, मैंने एक pea plant लिया जिसका कैरेक्टर था, जिसका ट्रेट था कि वो टॉल है, तो वो टॉल है का मतलब है कि उसकी जीन्स है ही दोनों किसकी? टॉलनेस की है। ऐसा नहीं है कि एक टॉल की है एक ड्वार्फ की है, लेकिन सिंस ड्वार्फ रिसेसिव है तो इसीलिए टॉल एक्सप्रेस हो रहा है। नाउ टेल लेट कमिंग टू डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देखिए बेटा क्या होता है, वैसे तो ये 10th का कॉन्सेप्ट है बट चलिए आई क्विकली रिवाइज। फादर से हमें ट्रेट मिला टॉलनेस का, मदर से हमें ट्रेट मिला ड्वार्फ होने का, तो हमारे अंदर एक टॉल की जीन आई एक ड्वार्फ की जीन आई, ठीक है, हमारे अंदर तो दोनों आई, लेकिन क्या हम दोनों होंगे? होंगे तो दोनों में से एक ही ना। तो दोनों में से एक कोई भी चीज अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेस करती है उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करती उसे रिसेसिव बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस का मतलब है कि अगर कोई चीज टॉल है तो उसमें दोनों जगह से क्या कैरेक्टर आया है? टॉल का। ऐसा नहीं है कि एक जगह से टॉल है और एक जगह से ड्वार्फ है, वो ट्रू है। ट्रू मतलब दोनों जीन्स एक ही जैसी है, दोनों जो उससे ट्रेट्स रिसीव हुए हैं पेरेंट से वो एक जैसे हैं। ओके, so Mendel conducted such artificial or cross pollination experiments using several true breeding पी लाइन्स, ऐसे ऐसे उसने और एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए आपस में पॉलिनेट कराने के। A true breeding line is one that has undergone continuous self-pollination, showing the stable inheritance and expression of for several generations। तो अगर सेम जीन्स हो गई तो स्टेबल इनहेरिटेंस हो गई, करेक्ट। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, कितनी वैरायटीज ली उसने? 14 एज पेयर्स, वो भी पेयर में, ठीक है, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब भाई अगर हाइट है तो जो पेयर होगा वो कैसा होगा? एक टॉल एक ड्वार्फ। अगर सीड है तो एक सीड कैसा होगा? येलो सीड ग्रीन सीड, इस तरीके से। सो ऐसा 1 पेयर 2 पेयर देन 3 4 ऐसे ऐसे उसने 14 लिए। Some of the contrasting traits selected were smooth wrinkle seeds, yellow-green seeds, full constricted green and yellow pods और tall और dwarf plants। ये उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम लिए जो मेंडल ने उस टाइम पर पी प्लांट्स में उठाए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ये देखिए, देखो 7 है ना, टोटल आप काउंट करोगे तो 14 होंगे। कैरेक्टर हाइट टॉल या ड्वार्फ, 2 प्लांट्स, फ्लावर कलर वायलेट या व्हाइट, फिर 2 प्लांट्स, देन अगेन फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, उसकी शेप कैसी थी, पॉड का कलर कैसा था, सीड का शेप कैसा था, सीड का कलर कैसा था, उस बेसिस पे उन्होंने ये वाले ट्रेट्स लेके प्लांट्स को क्रॉस कराया। लेकिन उससे डिराइव क्या हुआ, उससे समझा क्या, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि मेंडल ने चीजें शुरू कैसे करी, कौन कौन से प्लांट्स लिए, उसमें क्या क्या चीजें ली, कैसे उनके साथ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, ओवर द टाइम उसने रिजल्ट कैसे निकाले, ये सब करते करते हमने ये वाला पार्ट फिनिश कर दिया। नाउ नेक्स्ट विल बी कि मेंडल ने आगे कैसे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए। सो थैंक यू सो मच, देखते रहिए एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।